डीडी किसान, बदलते भारत की शान। धरती के हैं लाल हम, धरती के दिल में रहते, अरमानों में अपने हिम्मत और हौसले। अरे उगले सोना उगले चांदी, हिम्मत यारो ऐसी, घर ले आए नया सवेरा, नई नई खुशहाली। हम है किसान, हमें रखना है मान, देनी है नई मिसालें, कामयाबी की मिसालें, कामयाबी की मिसालें। कृषि प्रधान इस देश में खेती बाड़ी जहां किसानों के जीवन की धुरी है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद भी है। किसान पूरे साल कड़ी मेहनत करके फसल उपजाता है। अपने खेतों में फैली फसलों को देखकर उसका चेहरा उसी तरह चमकने लगता है जैसे सूरज के निकलने के बाद प्रकृति और पेड़ पौधे चमकने लगते हैं। उसकी आंखों में बस एक ही उम्मीद पलती है कि उसकी फसल अच्छी हो जाए। इस उम्मीद को हकीकत बनाना ही किसान के जीवन की सबसे बड़ी कसौटी है और इस कसौटी के पार ही उसकी उन्नति और सफलता का रास्ता है, जिसकी खोज में वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है। किसानों द्वारा किए गए ऐसे ही सार्थक प्रयत्नों की वजह से पिछले कुछ वर्षों में खेती-बाड़ी के अर्थों को नए आयाम मिले हैं। खेती अब महज खेती ही नहीं रह गई है। आधुनिकीकरण के दौर में कृषि जगत भी परंपरागत और रूढ़िवादी सोच से आगे बढ़ चुका है। आज भारतीय किसानों की दुनिया बदलाव और विकास के दौर में उन्नति के नए आयाम तय कर रही है। किसान कृषि की नई तकनीकों और पद्धतियों से दोस्ती कर रहा है, खेती के नए नए तरीके सीख रहा है। उसका मकसद अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाना तो है ही, साथ ही अपनी पैदावार को बढ़ाकर अपनी पहचान बनाना भी है। और इस काम को स्थानीय स्तर पर अंजाम दे रहे हैं देश के हजारों किसान और ग्रामीण नायक। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में ही पड़ता है खामरिया गांव। यहाँ के अधिकांश लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। अपने खेतों पर घूमते फिरते और काम करते ये व्यक्ति हैं ताराचंद बेल जी, जो खेतों की जुबान और उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से जानते हैं। यही वजह है कि यहाँ के किसान उन्हें अपने नायक के रूप में देखते हैं। एक ऐसा नायक जो स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याओं से लड़ सकता है, उन्हें लड़ना सिखा सकता है। कई वर्षों तक कृषि को बेहतर ढंग से करने के लिए अर्जित किया गया उनका अनुभव और जानकारियां उन्हें एक विशेष किसान बनाती हैं, जो ये जानता है कि यहाँ का गरीब किसान नफे और नुकसान की जुबान को बेहतर ढंग से समझता है। लिहाजा ताराचंद यहाँ के किसानों को बताते हैं कि जैविक ढंग से खेती उन्हें कितना अधिक फायदा दे सकती है। कुछ वर्ष पहले तक खमरिया गांव का किसान रासायनिक खेती को ही आदर्श मानता था, बावजूद इसके कि रासायनिक खेती न तो किसानों की जरूरतों को पूरा कर पा रही थी और न ही उनके परिवारों के सपनों को कोई नई उड़ान दे पा रही थी।
लेकिन जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदलता है। ताराचंद बेलजी का जन्म खमरिया गांव के एक परंपरागत किसान परिवार में हुआ। ताराचंद का बचपन गांव के एक सामान्य बालक की तरह ही गुजरा। समय बीतता गया और देखते ही देखते ताराचंद ने 12वीं तक की शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल में पूरी कर जब आगे पढ़ने का फैसला किया, तब घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें अपनी आगे की शिक्षा हासिल करने के सपने को छोड़ना पड़ा। 12वीं पास करने के बाद मेरे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मुझे आगे पढ़ा सकें। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि उनके पिता के पास खेती के लिए 16 एकड़ जमीन होने के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी, जिससे परिवार की जरूरतें तो दूर, भरण पोषण भी खींचतान से ही पूरा हो पाता था। और ऐसी परिस्थिति गांव में अकेले उनके ही परिवार की नहीं, वरन गांव के अन्य किसान भी आर्थिक तंगी की चपेट में थे, जो संकेत थी इस बात का कि केवल उनके परिवार को ही नहीं बल्कि गांव के अन्य किसानों को कृषिकरण की पद्धति को सुधारने और उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, जिससे उत्पादन बढ़ सके और किसान आर्थिक उन्नति हासिल कर पाएं। ताराचंद अपने खेतों की दशा को बदलने के लिए कृषि क्षेत्र में ज्ञान और जानकारियां अर्जित करने के अवसर की तलाश में जुट गए। मैंने कहा भाई इतनी खेती होने के बाद भी यदि हम आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हमारी खेती बहुत अच्छी नहीं है। बोले इसको ठीक करने के लिए मैं 12वीं के बाद ही निकल पड़ा। और उन्होंने उन लोगों से मिलना शुरू किया जो उनकी सहायता कर सकते थे। इसी दौरान ताराचंद को चित्रकूट में स्थित दीनदयाल शोध संस्थान में काम करने का अवसर मिला, जहां उन्हें संस्थान की एक योजना समग्र ग्राम विकास के अंतर्गत 5 गांवों के लिए काम करना था। वर्ष 2005 में दीनदयाल शोध संस्थान है चित्रकूट में, नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित एक प्रकल्प। वहाँ उनका विश्वविद्यालय भी है, कृषि विज्ञान केंद्र भी है, आरोग्य धाम भी है। वहाँ मुझे काम करने का अवसर मिल गया समग्र ग्राम विकास के लिए। वर्ष 2005 से 2009 तक समग्र ग्राम विकास के लिए वहाँ मैंने काम किया। इस दौरान ताराचंद उस संस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के संपर्क में भी आए, जिनसे उन्हें जैविक कृषि पद्धति के बारे में पता चला और साथ ही ताराचंद ने आयुर्वेद में बताई गई वैदिक कृषि पद्धति का अध्ययन भी शुरू कर दिया। वहाँ काम करते करते जैविक खेती की मैंने पूरा अध्ययन, आयुर्वेद का भी अध्ययन किया और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से आधुनिक खेती क्या है ये भी सीखने का बहुत अवसर। कामयाबी की मिसालें। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। कामयाबी की मिसालें। ताराचंद जिन 5 गांवों के लिए काम कर रहे थे, वहां उन गांवों के सैकड़ों किसान ताराचंद के संपर्क में आए और उन्होंने जैविक कृषि के बारे में उन किसानों को बताना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इस पद्धति का प्रयोग किसानों के खेतों पर करने लगे। जैविक खेती के प्रयोगों से साल दर साल किसानों के खेतों में आए परिवर्तन और उत्पादन के परिणामों का विश्लेषण भी करते गए, जिससे उन्हें इस बात की भी अच्छी समझ होने लगी कि प्रयोग की कौन सी तकनीक ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। मुझे 5 गांवों में काम करना था समग्र ग्राम विकास के लिए, तो वहाँ सैकड़ों किसान मिल गए। तो जैविक खेती का उनके बीच में प्रयोग करता चला गया। प्रयोग किया तो एक ही सीजन में मेरे पास ऐसे ढेरों रिजल्ट आते थे। उनका एनालिसिस भी किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो कौन से नुस्खे ज़्यादा कारगर हैं वो मेरे पास आते चले गए।
करीब 3 साल तक समग्र ग्राम विकास प्रकल्प के लिए काम करने के बाद ताराचंद ने कानपुर के जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के वैज्ञानिक डॉक्टर रामाश्रय मिश्र से बीज उत्पादन की पद्धति भी सीखी और इसके साथ ही अग्निहोत्र का खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी जानकारी भी उनसे हासिल की। 2009 के बाद मैंने संस्था छोड़ने के बाद 1 वर्ष कानपुर में रहा डॉक्टर रामाश्रय मिश्र जी के साथ। वहाँ मैंने अग्निहोत्र से क्या प्रभाव पड़ता है खेती पर, इस पर काफ़ी, और वो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के साइंटिस्ट हैं, तो बीज उत्पादन की पद्धति सीखा। इसके बाद वो बनारस में जैविक कृषि करने वाले किसानों और वैज्ञानिकों के साथ रहकर 1 वर्ष तक जैविक कृषि के गुर सीखते रहे। बनारस में भी रहा मैं, वहाँ भी बहुत से ऐसे प्रगतिशील किसान हैं और कृषि वैज्ञानिक हैं, उनके साथ 1 वर्ष रहा। इसके बाद ताराचंद बेल जी ने अपने गांव खमरिया में 22 एकड़ जमीन लीज पर ली और स्वयं अपने खेतों में उच्च गुणवत्ता वाले अमरूद की कई किस्में करीब 10 एकड़ रकबे में लगाईं और बाकी हिस्से में कद्दू, करेला, लौकी और खरबूजे लगाकर स्वादिष्ट और पौष्टिकता से लबरेज उत्पादन से रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की और गांव के साथी किसानों के आगे जैविक कृषि की एक बेहतरीन मिसाल पेश की। मैं नरसिंहपुर आकर और यहाँ मैंने काम की शुरुआत किया। शुरुआत मैंने लोगों को जैविक खेती बताने से किया। बताते बताते फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, खेती ले करके और स्वयं खेती करके लोगों को दिखाएं। तो मैंने यहाँ पर 22 एकड़ लीज पर लिया है खेती। 10 एकड़ में अमरूद लगा हुआ है। मैंने सब्जियों की खेती करके दिखाई, हर पत्ते से लौकी कैसे आती है, कद्दू है, करेला है, ये कैसे ज़्यादा मात्रा में फलता है। आज क्या है कि पूरे नरसिंहपुर ने देश भर के और विदेशों से भी यहाँ किसान आ रहे हैं सीखने के लिए। ताराचंद के खेतों के उत्पादन की इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे वो एक तकनीक भी थी जो उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर ईजाद की है, जिसे वो फ्रूट सेटिंग कहते हैं। अमरूद का मेरा जो बगीचा आप देख रहे हैं, इस बगीचे में आपने विशेष एक तकनीक देखी होगी कि नीचे से फल जो है सेट हो रहे हैं, इसको फ्रूट सेटिंग कहते हैं। ताराचंद ने अपने अनुभव से ये सीखा कि किसी भी पौधे में फलन तीसरी जनरेशन में होता है, यानी हर पौधा फलन से पहले 3 खंड में विकसित होता है, जिसमें अगर पहले खंड के विकास में मुख्य शाखाओं की कटिंग करें तो दूसरे खंड के विकास में शाखाएं साइड में आती हैं और दूसरे खंड में विकसित शाखाओं की कटिंग की जाए तो तीसरे खंड के विकास में फल हर पत्ती के साथ आता है, जिससे इस तकनीक से उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। किसी भी पौधे में, कद्दू वर्गीय कोई भी हो, उसमें जो फल आते हैं वो तीसरी पीढ़ी में आते हैं। तो मैंने कहा तीसरी पीढ़ी विकसित की जाए किसी भी पौधे में। तो तीसरी पीढ़ी के लिए मैंने कटिंग करना शुरू किया। मेन प्लांट की कटिंग कर दो तो उसमें साइड ब्रांच आते हैं, साइड ब्रांच की भी कटिंग कर दो तो उसमें तीसरी ब्रांच आ जाती है, तीसरी ब्रांच के हर पत्ते में फल आते हैं। ये मैंने अमरूद में किया तो अमरूद में शानदार फलत आ गई। दूसरी बात क्या है, जैविक खेती के द्वारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, कंप्लीट पोषक तत्वों की पूर्ति मैंने सीख लिया। ताराचंद के खेतों के उत्पादन की इतनी बड़ी सफलता के बाद उनके चर्चे दूर दूर तक होने लगे और लोगों ने उनसे प्रेरित होकर जैविक कृषि को अपनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो ताराचंद जी से मार्गदर्शन लेने लगे। नरसिंहपुर जिले में आज ऐसे कई किसान हैं जो ताराचंद जी के मार्गदर्शन में जैविक कृषि कर उत्पादन के नए कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक हैं दिलीप माफीदार, जो सोयाबीन और गन्ने की खेती करने वाले एक किसान हैं, जिन्होंने रासायनिक खेती से हो रहे भारी नुकसान के कारण ताराचंद जी से जैविक कृषि का मार्गदर्शन लिया। पहले रसायन से बहुत बीमारियां लगती थी, उत्पादन बहुत कम मिलता था, लागत ज़्यादा लगती थी, घाटे में जा रहे थे। फिर मुझे गोटे गांव में जानकारी मिली कि ताराचंद बेल जी आए हुए हैं, वो जैविक खेती कराते हैं, प्राकृतिक खेती कराते हैं। तो मैंने उनसे संपर्क साधा, उनसे मिला, फिर उनको मैंने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उन्होंने गाइडलाइन दी, फिर मैंने खेती शुरू की, प्राकृतिक खेती। आज जहां नरसिंहपुर जिले के अन्य किसानों के खेतों में सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है, वहीं उनके खेतों में स्वस्थ सोयाबीन की फसल लगी हुई है और जिससे उन्हें प्रति एकड़ 6 से 7 क्विंटल उत्पादन मिलने की उम्मीद है।
अभी नरसिंहपुर ज़िले में पूरी सोयाबीन की फसल ख़राब हो चुकी है, लेकिन जिस खेत में मैं खड़ा हूँ वो आप देख रहे हैं, फसल एकदम स्वस्थ लगी हुई है। एकदम मुझे आशा है कि 6 से 7 कुंटल पर एकड़ सोयाबीन की फसल आएगी। जैविक कृषि की शुरुआत में सबसे पहले मिट्टी का उपचार कर उसे सजीव बनाया जाता है। सजीव मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसमें वो जीवाणु हो जो उसे उर्वरक बनाती हैं। सजीव मिट्टी की पहचान है कि वो दानेदार होती है, साथ ही उसमें एक सौंधी सौंधी खुशबू होती है। सजीव मिट्टी पानी डालते ही सोख लेती है, जिससे पौधे की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पौधे की जड़ में राइजोम की गांठें बन जाती हैं, जो पौधों को स्वस्थ और पोषक बनाती हैं, जिससे पौधे की पत्तियां कंच भर हरी या गाढ़े हरे रंग की हो जाती हैं। ये जो मिट्टी है वो दानेदार हो, चाय पत्ती की तरह मुलायम और दानेदार। कोई पानी हम डालें तो वो सोख ले, जड़ें गहरी तक जाएं, जड़ों में वो राइजोम की गठाने बने। मिट्टी को निकाल करके और ऐसा हम अगर उसको सूंघते हैं तो उसमें सौंधी खुशबू आनी चाहिए। तो ये अगर खेती में आती है तो वो ज़मीन को सजीव कह सकते हैं, जीवित। ऐसी सजीव मिट्टी में आप जो भी डालोगे बढ़िया उगेगा। ताराचंद जी मिट्टी को सजीव बनाने के लिए 2 तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक है पंचद्रव्य और दूसरी सजीव खाद का प्रयोग। पंचद्रव्य को गाय के ताजे गोबर, घी, गौमूत्र, दही और शहद से तैयार किया जाता है। इसमें कल्चर खाद, विशेषकर माइकोराइजा, राइजोबियम तथा पीएसबी का भी प्रयोग किया जाता है। इस पंचद्रव्य का इस्तेमाल सजीव खाद को बनाने में भी होता है। साथ ही इसका सीधा प्रयोग सिंचाई के दौरान पानी के साथ मिलाकर देने में भी किया जाता है। सबसे पहले मैं खेती को सजीव करता हूँ। सजीव करने के लिए 2 उपाय हम अपनाते हैं। पहला उपाय है पंचगव्य। पंचगव्य का घोल तैयार करके और इसको हम खेतों में नोजल के थ्रू या जैसे भी हो ऐसी बहाव से भी दे सकते हैं। पंचगव्य में भी उर्वरक जीवाणु जो होते हैं ये भी और मिलाया जा सकता है, उससे पंचगव्य में जीवाणुओं की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ जाती है। कामयाबी की मिसालें 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल